नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो हम लेक्चर 1 में जान चुके थे और आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2। आइए लेक्चर नंबर 2 में जान लेते हैं आज हमें क्या क्या कवर करना है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जान लिया था कि ये जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है और उसमें एक मुख्य बात थी कि संविधान में समय के साथ बदलाव आते रहे, संशोधन होते रहे, इसलिए जीवंत शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो जो संशोधन की बात हुई तो संशोधन कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या है वो उसको जानेंगे। फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है वो जानेंगे। विशेष बहुमत के ऊपर विस्तार से और विस्तृत में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा बच्चों। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 भारत के संविधान के कौन से भाग में है बच्चों? कौन से भाग में है? भाग 20 में है। तो सर ये अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट क्यों, ये भाग इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो इसमें बात होती है संविधान के संशोधन प्रक्रिया की। किसकी बात होती है? संविधान संशोधन प्रक्रिया की। वापिस बोलना मेरे साथ, संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात इसमें होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या कहता है ये अनुच्छेद? संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा, अब यहां से पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि अनुच्छेद 368 में किसको संविधान में संशोधन करने की ताकत दी गई है? किसको दी गई है? संसद को। तो देश के संविधान में कौन संशोधन कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है? संसद कर सकती है। अगर कभी भी एमसीक्यूज में आ जाए संसद, राष्ट्रपति, राज्य की विधायिकाएं या अन्य, तो आपका सही आंसर होगा संसद। संसद ही देश के संविधान में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया, और इस अनुच्छेद में जो प्रक्रिया को वर्णित कराया मतलब बताया गया है, उसके अनुसार संविधान में नए उपबंध मतलब जो नई बातें हैं, नया कुछ ऐड करना हो तो वो कर सकती है। और पहले से विद्यमान अगर कोई बात, कोई उपबंध उसमें लिखा हुआ हो तो उसको बदल भी सकती है और हटा भी सकती है। मतलब क्या बोला गया है? नया जोड़ सकती है, ऐड भी कर सकती है, नया पुराना हटा भी सकती है, और कोई चीज है उसको चेंज भी कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी ला सकती है। ओके, तो ये अनुच्छेद 368 है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में काफी डिस्कस होगा और अभी आज के लेक्चर में तो बहुत ज्यादा इसका डिस्कशन होने वाला है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। तो ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में ही देख चुके थे कि जो हमारे संविधान निर्माता है वो हमारे संविधान को कैसा बनाना चाहते थे? संतुलित बनाना चाहते थे। संतुलित का अर्थ क्या है? ना तो वो कठोर बनाना चाहते थे, कठोर का मतलब जिसमें संविधान में संशोधन करना, बदलाव करना बहुत ज्यादा कठिन हो, ऐसा भी नहीं बनाना चाहते थे। और वो उसको बिल्कुल लचीला भी नहीं बनाना चाहते थे कि मतलब संविधान में संशोधन करना बिल्कुल ही आसान हो जाए। तो इसलिए वो कैसा चाहते थे? संतुलित, एक बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट चाहते थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके। तो एटलीस्ट इतना तो लचीला हो कि जब आवश्यकता है तब उसमें बदलाव हो, मतलब कठोर ना बनाया जाए, मतलब ज्यादा कठोर ना हो। जब समय की मांग है कि बदलाव हो तो बदलाव होना चाहिए। इस प्रकार का संविधान में जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए कि समय के साथ जब भी आवश्यकता लग रही है कि बदलाव होना चाहिए तो वो बदलाव किया जा सके। और दूसरा, इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जाना चाहिए। मतलब अनावश्यक, ऐसा नहीं है कि जब भी मर्जी आए कोई भी बदलाव कर दिया, जरूरत ही नहीं है उसके बावजूद भी उसमें बदलाव कर दिया। तो ऐसे अनावश्यक और जो हमेशा ऐसे बदलाव हो सकते हैं, ऐसे बदलाव से बचाना है। मतलब ज्यादा लचीला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लचीला भी ना हो। तो दोनों का बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल कठोर भी नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल लचीला भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड, एक संतुलित दस्तावेज के रूप में होना चाहिए। संतुलित का मतलब है जब जरूरत हो तब संविधान में संशोधन होना भी चाहिए और अनावश्यक रूप से फालतू में कोई संशोधन होने भी नहीं चाहिए। संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। तो लचीला भी बनाना चाहते थे और कठोर भी बनाना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है और यहीं से एक बात निकल के आती है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। अमेरिका का संविधान कठोर है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है, परंतु भारत का कठोर भी है और लचीला भी है। यहां लचीले का क्या अर्थ है? परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि। लचीलों का अर्थ है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, मतलब ओपन माइंडेड है कि हाँ भाई समय के साथ परिवर्तन होगा तो परिवर्तन संविधान में भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ओपन माइंडेड है, ऐसा नहीं कि कैसे परिवर्तन कर देंगे, जो हम लोगों ने बना दिया वो लो की लकीर है, जो संविधान में लिखा हुआ बस वही चलेगा। नहीं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा समय के साथ परिवर्तन होते जाएंगे। ये इसका अर्थ लचीला।
कठोर अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया, और जो अनावश्यक परिवर्तन है जो फालतू में नहीं होने चाहिए वो उसको हमें बिल्कुल क्या करना होगा, क्लियर हम लोगों को करना होगा। तो कठोर अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया हमें अपनाना होगा। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। बात बार बार में वही आएगी, ठीक है। जो मैं कहता हूं ना कि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये चीजें बेसिक बातें पहले पढ़ ली हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कठोर लचीला जो पहला लेक्चर था इस किताब का, उस किताब के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो लचीला संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता हो, और कठोर संविधान जिसमें संशोधन करना थोड़ा सा कठिन हो, थोड़ा सा मुश्किल हो। नोट, भारतीय संविधान में दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है। मतलब भारत के संविधान में क्या है, कठोर भी है और लचीलापन भी है, दोनों ही है। कठोर भी है और लचीला भी है, मतलब थोड़ा सा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत मुश्किल है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलना बिल्कुल ही आसान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ये एक बार अभी आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368। चलिए अब एक बार अपन इसको पहले पूरा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अमेंडमेंट को समझने से पहले, संशोधन को समझने से पहले एक चीज को समझिए। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी समझाता हूं मैं आपको, और मुझे याद है कि मैंने शायद पहले भी डिस्कस करी होगी, नहीं करी तो एक बार आज वो वापस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ये इसे कहा जाता है बहुमत के प्रकार। बहुमत का मतलब होता है कि जो संसद में जो लोग बैठे हैं उसमें से मेजोरिटी होनी चाहिए, 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्या है ये, आइए इसको देखते हैं। बहुमत के प्रकार में सबसे पहला जो बहुमत होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सामान्य बहुमत। कौन सा कहते हैं, सामान्य बहुमत। इसे हिंदी में कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी या सामान्य बहुमत क्या होता है वो देखिए। जैसे हम मान लेते हैं लोकसभा है, लोकसभा में 545 लोग हैं। ये 545 क्या है, कुल सदस्य हैं, टोटल स्ट्रेंथ है वहां की 545। परंतु मान लीजिए इन 545 में से 5 सीटें खाली हैं, 5 सीटें खाली हैं, मतलब 5 जगह चुनाव लड़ करके या जीते हुए नहीं है, सीट खाली पड़ी है। तो मैं 5 माइनस कर दूंगा तो बचे कितने, 540। अगर मैं इसमें से ये कहूं कि 10 जने एब्सेंट हो गए, 10 जने एब्सेंट हो गए, उस दिन आए नहीं, तो कितने बचे, 530। अब देखो सामान्य बहुमत का फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा। सामान्य बहुमत का जो फॉर्मूला है उसको समझिएगा। सामान्य बहुमत का फॉर्मूला ये कहता है कि 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। किसका 50%, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। बच्चों पी एंड वी लिखा हुआ था, प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट और वोटिंग का मतलब क्या है, सदन में बैठे हुए भी हैं और वोट भी करा हो। अब देखो यहां पर 545 कुल थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 545 में से 5 तो सीटें खाली हैं, है ही नहीं वहां पर, 540, 10 जने आए नहीं, 530। तो अब प्रेजेंट कितने हैं, 530। कितने प्रेजेंट है, 530। परंतु इन 530 में से 30 ने बोल दिया हम बॉयकॉट कर रहे हैं, मतलब हम यहां वोटिंग नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। तो वोटिंग कितनों ने करी, 500 ने। प्रेजेंट 530 थे पर वोटिंग 500 ने करी, तो ये 500 का 50% देखा जाएगा। तो 500 का जब आप 50% निकालते हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 250 आता है। परंतु उससे ज्यादा तो कम से कम 251 लोग, मतलब जितने सदन में बैठे हुए हैं और जितनों ने वोटिंग करी है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। यह सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, इसलिए इसको सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी इसको कहा जाता है। तो पहली मेजोरिटी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर है, उसका फॉर्मूला क्या है, 50% से ज्यादा, किसमें, प्रेजेंट एंड वोटिंग में। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है बच्चों पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत में क्या आ जाता है, पूर्ण बहुमत में कहा जाता है कि मोर देन 50%, किसका 50%, कुल सदस्यों का, कुल सदस्य हैं उनका 50%। मतलब मैं कहूं कि टोटल 545 है तो उसका 50%, मतलब इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा लगभग 273-74 के आसपास आएगा।
कुल सदस्य हैं उसका 50%। तो हमारे देश में जो सरकार बनती है वो किस पर बनती है? पूर्ण बहुमत पर बनती है। कैसा होना चाहिए? पूर्ण बहुमत होना चाहिए। आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% आपके पास होना चाहिए। चलिए फिर तीसरा देखते हैं, प्रभावी बहुमत। कौन सा बहुमत है बच्चों? प्रभावी बहुमत। अब ये क्या है सर? इसमें कहा गया कि मोर देन 50% प्रभावी सदस्य। अभी प्रभावी सदस्यों का अर्थ क्या हो गया सर? प्रभावी सदस्यों की संख्या भी लगा दीजिएगा यहां पे। प्रभावी सदस्यों की संख्या, ये प्रभावी का मतलब क्या है? प्रभावी सदस्य कैसे निकालना है सर? तो बच्चों प्रभावी सदस्य निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कुल सदस्य माइनस जो सीटें वेकेंट है, जो खाली है। वेकेंट का मतलब क्या होता है? सीटें खाली है, नेता ही नहीं है वहां पे। भाई वहां पे मान लीजिए चुनाव हो ही नहीं उन 5 सीटों पे, या जो जीत करके आए किसी की डेथ हो गई, अभी चुनाव होना बाकी है वहां पे, मतलब सीटें खाली हैं, वो सीट अभी खाली है। तो कुल सदस्य 545 और 5 अपन ने यहाँ पे वेकेंट माना था। वेकेंट कितनी मानी थी? 5, तो 540। 540 का 50% निकाल लेना, उससे एक तो कम से कम ज्यादा ही होना चाहिए, तो वो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत, ये 3 है। अब इसके अलावा जो चौथा आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। अब इस विशेष बहुमत को समझते हैं। अब विशेष बहुमत में देखिए, विशेष बहुमत में भी 3 कंडीशंस आपको देखनी है। विशेष बहुमत, अभी विशेष बहुमत आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के चैप्टर्स में, मतलब पहले की क्लासों में नहीं, पहले के चैप्टर में। विशेष बहुमत जो होता है ये हम 3 कंडीशनों में देखते हैं, 3 आर्टिकलों में हमें देखने को मिलता है। पहला है जो ये हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 61 में बच्चों। आर्टिकल 61 में फॉर्मूला लगाया गया 2/3। अब भी 50% था, 50% का तो होता है 1/2, अब 2/3, और 2/3 का मतलब है 75%। 2/3 किसका बच्चों? कुल संख्या का, कुल सदस्यों की जितनी संख्या है उसका 2/3। जैसे मान लीजिए 2/3 गुणा 545, इसको आप जो भी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2/3 कुल संख्या, ज्यादा है कम नहीं, 2/3 तो होनी चाहिए। ये अंडर आर्टिकल जो 61 है, 61 का आर्टिकल किस काम आता है? राष्ट्रपति जी पर महाभियोग चलाने के लिए। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में इंपीचमेंट कहते हैं बच्चों। तो आर्टिकल 61 में जो चर्चा करी गई है वो इंपीचमेंट के प्रोसीजर में, महाभियोग के प्रोसीजर में करी गई है, जहां पर विशेष बहुमत लगता है, स्पेशल मेजोरिटी आपको लगानी होती है। फिर उसके बाद दूसरा कहां पे लगाया गया सर? दूसरा लगाया गया आर्टिकल 249 में बच्चों। कहां पे? अंडर आर्टिकल 249। इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि 2/3 गुणा प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हो वो वोट करें। मतलब 2/3, 500 माना था अपन ने, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए वहां पर अभी तक यहां पर 50% से ज्यादा चल रहा था, पर अब यहां पर 2/3 आ गया है। ये कभी इस्तेमाल करा जाता है? देखिए केंद्र के पास शक्तिशाली है केंद्र, ये बात आप जानते हैं, और केंद्र कभी कुछ राज्यों के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो उसके लिए राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ती है, और राज्यसभा से परमिशन लेते समय ये वाला काम होता है, विशेष बहुमत लगाना पड़ता है। तो वहां पर काम होता है अंडर आर्टिकल 249 का। तीसरे में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 में भी कंडीशंस देखिएगा। आर्टिकल 368 में सबसे पहले, अब आर्टिकल 368 किस लिए है? संविधान में संशोधन करने के लिए। तो इसमें 2/3 हो, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? पूर्ण बहुमत। क्या होना चाहिए? पूर्ण बहुमत। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पूर्ण बहुमत। प्रेजेंट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का प्लस पूर्ण बहुमत। अब यहां पर थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन एग्जांपल से कर दो। एग्जांपल से कर देते हैं। मैंने माना प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 है, तो 2/3 निकालो 500 का, आप करोगे तो इसको 1000 और डिवाइडेड बाय 3, और 3 से डिवाइड दोगे तो 333.33 आ जाएगा। मतलब लगभग 334 लोग। कितने बच्चा? 334 लोग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा, मतलब 274, 275, ठीक है।
274। अब या तो 334 या 274, मतलब जहां पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगी। ये इसलिए कहा गया है कि दोनों में से जो ज्यादा होगा वो, तो यहां पे इस प्रकार से। अब दूसरा कौन सा है? दूसरे में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस पूर्ण बहुमत, ठीक है, पूर्ण बहुमत। बोले सर ये तो दोनों सेम हो गए। अरे रुको, प्लस 50% राज्यों की विधायिकाओं से परमिशन, राज्यों की विधायिकाओं से परमिशन। राज्यों की विधायकों से मतलब क्या? यहां तक का ये वाला तो पूरा प्रोसीजर संसद को अपनाना ही है, लोकसभा को भी अपनाना है, राज्यसभा को भी अपनाना है, ये सब तो अपनाना ही है। उसके साथ साथ हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 के 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, तो वहां की 28 राज्यों की विधानसभाओं में से कम 50%, मतलब 15 राज्य विधानसभा ये कह दे कि हाँ भाई संविधान में बदलाव कर दो, इस वाली चीज में बदलाव कर दो। और ये कब लागू होगा? जब उनके संघीय ढांचे पर बदलाव आ रही हो, मतलब ऐसे कानूनों में परिवर्तन हो रहा जो राज्य सरकारों को भी प्रभावित करते हो, जैसे कि जीएसटी के समय में तो रेवेन्यू में चेंज आया तो वहां पे 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी परमिशन ली गई थी। यह आता है आर्टिकल 368, यह आता है आर्टिकल 368। अब आ जाओ किताब वाली लिस्ट पे। तो किताब वाली लिस्ट ने ये 3 बातें बताई। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सामान्य बहुमत, संसद सामान्य बहुमत से काफी कुछ कर सकता है और वो अनुच्छेदों के साथ निर्दिष्ट करी गई है कि भाई ये काम जो है आप इसके साथ कर सकते हो। नॉर्मल जो सामान्य बहुमत है उसके साथ, जैसे कानून बनाने का काम ज्यादातर सामान्य बहुमत से होता है, ठीक है। और जो छोटे मोटे जो परिवर्तन हो सकते हैं संविधान में वो सामान्य बहुमत से हो सकते हैं। सामान्य बहुमत का मतलब है जितने भी अभी संसद में बैठे हुए हो वो 50% हाँ बोल दे तो आपका काम हो जाएगा। फिर दूसरे में बोला गया संसद के दोनों सदनों में अलग। अब ये जो दोनों है ये अनुच्छेद 368 का भाग है बच्चों। अनुच्छेद 368 में पहला जो मैंने भी आपको पढ़ाया, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, अनुच्छेद 368 विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत का हो गया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बच्चों ये विशेष बहुमत कहला रहा है। इस आधार पर 368 और उसके साथ जो दूसरा मैंने पढ़ा है विशेष बहुमत तो होना चाहिए, ये वाला तो होना ही चाहिए, विशेष बहुमत तो होना चाहिए, प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये थोड़ी सी प्रक्रियाएं कठोर है। और अनुच्छेद 368 में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। ज्वाइंट सेशन क्या होता है? जब भी कानून बनाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा कानून बनाती है, मान लीजिए लोकसभा ने आगे पास कर दिया राज्यसभा को, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, राष्ट्रपति जी तक नहीं भेज रही है, तो क्या होता है? राष्ट्रपति जी दोनों की एक बैठक बुला लेते हैं, साथ में बैठक बुला लेते हैं और उस बैठक में उस कानून को पास करवा लेते हैं। परंतु जब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन हो रहा हो तो उसके तहत कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? लोकसभा में भी हाँ हो और राज्यसभा में भी हाँ हो तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। यह कठोरता को दिखाता है संविधान की, और यह संविधान के लचीलेपन को दिखाता है। तो मतलब कठोर और लचीला दोनों का संयुक्त मिश्रण भारत का संविधान है, इसलिए भारत के संविधान को मिश्रित संविधान के रूप में देखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं यह आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। तो संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून, नॉर्मल सा कानून बनाकर के संशोधन कर सकती है। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पूर्ण गठन कानून बनाया गया 1956 में। राज्य पूर्ण गठन कानून बनाया गया 1956 में और उसके तहत फिर राज्य बनाया गया, और अब उसी में जितने भी बार चेंजेस होता है तो उसी में कर दिया जाता है। तो सामान्य कानून बना करके भी संविधान में चेंज हो जाता है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं। तो जो बेसिक सा है, सामान्य जो बहुमत है, आप उसको अपना लीजिए और उसके द्वारा आप काम कर लीजिए, उससे हो जाएगा। कोई विशेष बहुमत अपनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। देखो अब इस प्रकार के कोई संशोधन है वो और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं। जनरली कानून भी ऐसे ही बनता है 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, और ये जो हमारे बहुमत से जो संशोधन हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहां पर आप कह सकते हो कि सामान्य कानून और संवैधानिक संशोधन दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर प्रोसेस से ये हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये लचीलापन का है संविधान का कि आसानी से संशोधन कर लो, इनसे आसानी से संशोधन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया।
विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। देखो, अब कुछ अनुच्छेदों में बार बार में संविधान ने यह कहा है विधि द्वारा। विधि द्वारा मतलब एज पर द लॉ, कानून के हिसाब से आप इस चीज में परिवर्तन कर सकते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के बिना ही आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। मतलब आप सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जहां जहां पे विधि द्वारा लिखा गया है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है और बाकी जगह पर चेंज करने के लिए आपको अनुच्छेद 368 अपनाना होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अनुच्छेद 368 में जो पहली बात है वो, और अगर राज्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है तो दूसरा वाला है वो आपको अपनाना पड़ेगा। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के दो तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। आइए देखते हैं। पहला तरीका क्या है? एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस पूर्ण बहुमत, ठीक है, ये वाला है। तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत, देखिए दोनों सदनों का बोला है तो यहां पे संयुक्त बैठक नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आगे तक यूपीएससी तक काम आ जाएगा कि कभी भी जब संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत हो रहे हो तो उसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, ज्वाइंट सेशन होगा ही नहीं। ज्वाइंट सेशन कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 108 के तहत आएगा बच्चों। कौन से के तहत आएगा? 108 के तहत आएगा। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से वो पारित होना चाहिए। दूसरा तरीका और भी ज्यादा कठोर है। क्यों? इसके लिए संसद के विशेष बहुमत, वो ये वाली कंडीशन तो करनी है, प्लस साथ में राज्यों की विधायक पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। मतलब वहां की जितनी भी आपकी राज्य की विधानसभा है उसको 50% विधानसभाएं आपको हाँ बोलनी चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। तो देखिए संविधान की जो प्रक्रिया है वो संसद से ही शुरू होगी, ठीक है, संसद से ही स्टार्ट होगी। संसद में चाहे लोकसभा से भी शुरू कर सकते हो और चाहे राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोकसभा से भी चालू कर दीजिए चाहे राज्यसभा से, कोई दिक्कत वाली बात। राष्ट्रपति जी से पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले परमिशन आपको नहीं लेनी। और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति जी पूर्ण विचार के लिए उसको नहीं भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा में भी जारी हो सकता है पहले, राज्यसभा में भी हो सकता है। राष्ट्रपति जी से पहले परमिशन नहीं लेनी होगी और बाद में साइन करने के लिए भेजोगे तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। चेंज वो पूर्ण विचार के लिए, कोई चेंजेस के लिए उसको वापस नहीं भेज सकते। संसद से इसमें शुरुआत होगी और इसमें चाहो तो कोई मंत्री जो है, मंत्री जी भी ला सकते हैं। और जो प्राइवेट मेंबर होता है, जो निजी सदस्य होता है, निजी सदस्य का मतलब क्या है? जो मंत्री नहीं है। ये बातें हम लोग सब पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो मंत्री भी ला सकता है, निजी सदस्य भी इसमें ला सकता है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी भारी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। तो अगर संविधान में कोई भी चेंज करना होगा, कोई भी बदलाव करना होगा, संशोधन करना होगा, तो वो पावर संसद के पास ही है। संसद के अलावा किसी भी संवैधानिक एजेंसी के पास नहीं है। जैसे कोई संवैधानिक कोई आयोग हो गया या कोई और दूसरा आयोग है, कोई संगठन है, उनके पास बिल्कुल भी संविधान में बदलाव करने की कोई पावर नहीं है। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। जनमत संग्रह का मतलब क्या है? देखो, अब लोकसभा ने, राज्यसभा ने पास कर दिया, बदलाव हो गया, मान लिया जाएगा बदलाव हो गया। जहां जहां पे राज्यों की विधानसभाओं की आवश्यकता है वहां राज्यों की विधानसभाओं ने कर दिया तो मान लिया जाएगा। जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता के वोटिंग की आवश्यकता नहीं है। काफी जगह ऐसे हैं, काफी देश ऐसे हैं जहां पे लोगों से वोटिंग करवा करके पूछा जाता है कि हम संविधान में संशोधन कर दे या नहीं कर दे, हाँ या ना में जवाब दे। तो कितने % लोग हाँ में हैं, कितने % ना में हैं। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है। जनमत संग्रह नहीं करवाना कि लोकसभा राज्यसभा ने बोल दिया, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और उसके बाद फिर जनता से पूछने जा रहे हैं कि हाँ साहब हम इसको चेंज कर दे या नहीं करें। तो जनता से पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। अन्य सभी विधेयकों को तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पूर्ण विचार करने का अधिकार नहीं है। तो जैसे सभी विधेयकों को, सभी बिलों को
राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है कि आप इस पर दृष्टि डालिए और इस पर हस्ताक्षर करके इसको कानून बनाइए। उसी प्रकार से संवैधानिक संशोधन वाले बिल को भी भेजा जाएगा, परंतु राष्ट्रपति जी से पूर्ण विचार करने का अधिकार नहीं है, उसको पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते, वापस लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं भेजेंगे कि साहब आप इसको एक बार देखिए, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। देखो, अब और भी ज्यादा कठोर और भी ज्यादा जटिल हो सकती है, परंतु और भी कठोर और जटिल कैसे? अगर भारत का संविधान भी जनमत संग्रह अपना लेता तो फिर जनता से पूछो, ठीक है। अगर भारत का संविधान भी राष्ट्रपति जी को परमिशन दे देता कि आप 2 बार 3 बार 4 बार चाहो जितनी बार आप पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल इतनी कठोर हो सकती है, परंतु भारत का संविधान इन जटिलताओं से बचाया गया है। ये जटिलता नहीं दी गई, मतलब लचीला रखा गया है कि नहीं जनमत संग्रह क्या है, जनता के ही तो प्रतिनिधित्व में बैठे हैं। अगर वो हाँ कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति जी हाँ कर दिए हैं, तो फिर आवश्यकता क्या है जनता से पूछने की, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा है जब माता पिता ने बच्चों के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का देख लिया, तो फिर लड़का लड़की से क्या पूछना है ठीक है ना। मतलब जब जनता के प्रतिनिधित्व ने तय कर दिया कि संविधान में संशोधन करना है, तो फिर जनता से क्या पूछना है, ठीक है। और राष्ट्रपति जी को पूर्ण विचार वाली शक्ति नहीं दी गई, मतलब जटिलताओं से बचाया गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है, थोड़ा आसान बनाई गई है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। मतलब सारी की सारी जो पावर है वो किसके पास है? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है। जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के, उनके पास ही फाइनल पावर है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों संसदीय संप्रभुता में ही निहित है। मतलब संसद ही क्या है? सबसे सुप्रीम है, संसद ही सबसे सुप्रीम है और वही संविधान में किसी प्रकार का बदलाव या संशोधन कर सकती है। अब चर्चा करते हैं विशेष बहुमत की। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जनरली कहीं पे भी जब कानून बनाया जाता है विधायिका में, तो कोई भी प्रस्ताव या विधेयक, जिसे हम बिल कहते हैं इंग्लिश में, उसको पारित करने के लिए उपस्थित जितने भी सदस्य, मैंने क्या बोला? प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये बोला ना, तो उपस्थित हैं और जो उनमें से मतदान करेंगे, वोट करेंगे, ऐसे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। परंतु कुछ जगह हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। तो या तो उसकी कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरा भी देखिए, दूसरे संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो क्या होता है कि बिल्कुल जो साधारण तरीके से सामान्य है उसमें कुल सदस्यों की आधी संख्या हो जाए कम से कम, और ये जो है विशेष वाला कि 2/3 हो जाए। 2/3 मतलब 2/3, 75% मैंने आपको बताया। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता है। तो दोनों में स्वतंत्र रूप से पारित करना जरूरी है, संयुक्त बैठकें नहीं होंगी। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने नहीं करा तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, और राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने नहीं करा तो भी नहीं माना जाएगा। इसके लिए कोई संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता संवैधानिक संशोधनों के लिए। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जाएगा। कोई भी संशोधन जो है वो विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 368 में मेंशन है। आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है? क्या मतलब रह गया विशेष बहुमत का? आइए देखते हैं। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित कर सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। देखिए, विशेष बहुमत का क्या औचित्य है या इसकी क्या आवश्यकता है उसको समझिए। अगर आप भारत की राजनीति को भी समझेंगे तो 1952 से लेकर के 1994 तक का थोड़ा सा दौर देखें तो कांग्रेस मजबूत रहा, परंतु 1989 से आप शुरुआत करिए और 2014 तक, 1989 से लेकर के 2014 तक किसी भी पार्टी को गठबंधन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गठबंधन की सरकारें बनी, फिर 2014 में बीजेपी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई। तो जनरली जो सरकारें बनती उनके पास 50% के आसपास का ही क्या रहता है? बहुमत रहता है। मतलब किसी के वजह से 273 सीटें तो किसी का 280, 300, इतनी ही सीटें रहती हैं। इससे ज्यादा बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होती है जो बहुत ज्यादा सीटें चली जाए। अब कोई सामान्य कानून हो गया तो उसमें भी चलो भाई, आपने 50% से बनवा लिया, कोई बात नहीं। आपने बजट सेशन था उसको भी पास करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
परंतु जब संविधान में संशोधन करना है और आपको 2/3 75% लोगों से हां बुलवानी है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, विपक्षी पार्टियों का भी साथ जरूरी है, ऑपोजिशन के जो नेता है उनका भी साथ जरूरी है, क्योंकि वो भी हाँ करेंगे तभी तो वो संविधान में संशोधन हो पाएगा। तो यहां पे संविधान में संशोधन में जो विशेष बहुमत अपनाया गया है, इसके पीछे औचित्य यही है, इसके पीछे ये वैल्यू रखी गई है कि विपक्षी दलों का भी साथ हो, जिससे कि क्या हो कि पूरे भारत के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व हाँ करे कि हाँ भैया संविधान में संशोधन होना चाहिए। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल उसमें भाग ले सके और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के जो सांसद है वो उसमें भागीदारी ले सके। विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में 2 सिद्धांत ज्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। तो ये आपके बॉक्स में दिया गया है कि जो संशोधन की प्रक्रिया उसमें 2 सिद्धांत अहम भूमिका है। पहला, एक सिद्धांत तो विशेष बहुमत का है, जिसमें अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत अपनाना जरूरी है, और जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस में 3/4 ये हो गया बेटा। दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। देखो अब एक तो ये 2/3 मतलब 66 का, और ये 3/4 75% का, ठीक है। अब इसके साथ दूसरा क्या है, जनता की भागीदारी, ठीक है, मतलब जनमत संग्रह करवाना। यह सिद्धांत आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का भी अधिकार है। स्विट्जरलैंड में तो यह भी कहा जाता है कि जनता चाहे तो बोल दे कि संविधान में संशोधन करना है तो वो प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और रूस और इटली अन्य ऐसे देश में जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के लिए अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, मतलब वो बोल सकते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, और काफी जगह वोटिंग भी करवाई जाती है कि भाई ये संशोधन आपको स्वीकार है या नहीं। अब बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर के विचार की। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 25 नवंबर 1949 को, जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट है उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सकते तो यह नहीं समझा जा सकता कि जन साधारण उसके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। देखो, तो बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि अगर कोई भी इस संविधान से असंतुष्ट है तो उसको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2/3 लोगों को साथ करना है संसद में जो बैठे हैं, और वो ये भी ना कर सके तो फिर हम ये नहीं मान सकते कि जो जनता है, जनमानस है, वो उसके असंतुष्ट के साथ है। यहां गौर करने की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, इस संदर्भ में वे जनता की राय का उल्लेख भी करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है। जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ संसद की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि अगर 2/3 लोगों ने हाँ बोल दिया, इसका मतलब काफी बड़ी जो पॉपुलेशन है देश की, वो ये कह रही है कि हाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उनके ही तो प्रतिनिधित्व है। वो कह रहे हैं बदलाव, तो मतलब बदलाव होना चाहिए, मतलब जनता की भी राय यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जान रहे हैं और मान रहे हैं। ठीक है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के विचार हैं जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में कहे थे। और इसी के साथ आज हमारा आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और ये भी बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल को। और आप सभी को पता है कि लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुका है, उस पर आपको जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी जानकारियां मिलती रहती है, कब कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन सा टीचर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।